नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। देखो, हमारी जो प्रस्तावना की सीरीज चल रही है, अब वो एंड होने वाला है। उसका हम आज लास्ट क्लास है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमारी जो प्रस्तावना में है, हमने देखा जो लास्ट क्लास में क्या था। जैसे हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को हम इस तरीके से पढ़ रहे थे। जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 देखा, 4 पॉइंटों में बांटा। शक्ति कहो या सत्ता कहो का स्रोत। दूसरा पॉइंट देखा हमने प्रकृति, क्या था? प्रकृति। और तीसरा जो पॉइंट था वो था उद्देश्य, क्या था? उद्देश्य। और इसके रूप में हमने आगे जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि। इस तरीके से हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। हमने देखा जो शक्ति या सत्ता का स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी जो शक्ति या सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। इसकी प्रकृति में हमने 5 शब्द देखे: संपूर्ण, संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा देखा समाजवादी। तीसरा जो प्रकृति को निर्धारित करता है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। और जो चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। और 5वां शब्द है गणराज्य। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। 5 शब्दों में देखा। और जो हमने प्रस्तावना के अनुसार जो हमने न्याय देखे, जो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला हमने देखा न्याय। क्या देखा? न्याय। और न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के न्याय देखे? एक बार रिपीट करते हैं। न्याय 3: सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्या देखे? न्याय देखे। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमने क्या देखी? स्वतंत्रता देखी। क्या देखी? स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? तो हमने न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं? 5। उनको देखते हैं। पहली है विचार, थॉट। उसके बाद अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। तीसरी है विश्वास, बिलीव। और जो चौथी है वो है धर्म, फेथ। और नंबर 5 है उपासना, वर्शिप। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार की क्या देखी? स्वतंत्रताएं देखी। इसके बाद हमने इसका जो तीसरा पॉइंट देखा वो देखा समता या समानता। तो कितने प्रकार की हैं? 2। नंबर 1 देखा प्रतिष्ठा, स्टेटस। और जो दूसरी समानता देखी वो देखी हमने अवसर की समानता। अवसर की
समानता। इसके बाद हम बात करें कि जो चौथा पॉइंट है उद्देश्य में, वो है बंधुता। बंधुता, ब्रदरहुड। और ये कितने प्रकार के हैं? तो ये प्रकार हैं इनके साथ दो। बंधुता भी कितने प्रकार की हैं? समता कितने प्रकार की? दो। न्याय कितने प्रकार के? तीन। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? पांच। और बंधुता कितनी है? पहली है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। और नंबर दो है, यानी समता भी कितनी, बंधुता कितने प्रकार की? दो। नंबर दो है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता दो प्रकार की देखी। इसके बाद हमने अगर लागू होने की तिथि को देखा तो वो तिथि क्या होती थी, क्या है? वो है 26 नवंबर 1949 को। अगर इसी तारीख को हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो है मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रम। कोष्टक बंद। 26 नवंबर 1949 या इस डेट को बोल दें, यानी 26 नवंबर को हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या डेट थी? तो मिति, इसे क्या बोलते हैं? जैसे मिति बोलते हैं तो कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष का महीना था। कौन सा था? जैसे चैत वैशाख होते हैं, वो महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उस समय कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष। तिथियां होती है एकम, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। तो उस समय कौन सी थी? सप्तमी थी। और संवत कौन सा था? 2006। और किस विक्रम संवत के अनुसार जो डेट है ये है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, व आत्म अर्पित करते हैं। इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत में जो शक्ति या सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। और इसको हमने देखा, इससे दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक कि जो संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति या सत्ता किसमें निवास करती है? तो किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। दूसरा देखा कि इस जो संविधान है उसका निर्माण किसने किया? तो देखो, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, परंतु जो प्रस्तावना के शब्द हैं हम भारत के लोग, वो कहते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता ने किया, भारत के लोगों ने किया। और हमने कहा हम भारत के लोग शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका। यदि अमेरिका ऑप्शन में ना मिले तो क्या लगाना है? यूएनओ, क्योंकि अमेरिका की प्रस्तावना भी शुरू होती है बी द पीपल ऑफ अमेरिका, और यूएनओ की भी शुरू होती है बी द पीपल ऑफ यूएनओ, और भारत की प्रस्तावना भी शुरू होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस तरीके से देखा, इसकी लोग आलोचना करते हैं। केसी बेयर का उदाहरण देखा तो हमने उसके पक्ष का भी खंडन किया कि ऐसा नहीं है। 3-4 पॉइंट देखे। अब देखते हैं प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति। ये भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह अपने निर्णय लेने में क्या है? सक्षम है। यह किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेगा, यह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। इसके बाद समाजवादी। क्या देखा? समाजवादी। तो ये मूल प्रस्तावना में था नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे प्रस्तावना में शामिल किया गया था।
ये देखा समाजवाद क्या होता है। देखो समाजवाद क्या होता है, समाजवाद जो है वो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो भी है सब कुछ किसके नियंत्रण में होगा? समाजवाद। परंतु हमारे देश में ये समाजवाद नहीं है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके बाद हमने देखा पंथ निरपेक्ष। देखो पहली बार तो यह सवाल आता है कि प्रस्तावना में पंथ निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष? तो हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्ष। हमने अंतर भी बताया था कि धर्म का अंग कौन है? पंथ। धर्म पंथ का अंग नहीं है, यानी पंथ किस में समाहित हो जाता है? धर्म में समाहित हो जाता है, परंतु धर्म पंथ में समाहित नहीं होता। पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संदर्भ में, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, सभी धर्मों को क्या करेगा? विकास करेगा, और मुख्यतः जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके धर्म के बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा, सहायता करेगा। ये हमारे यहाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत एक धर्म विरोधी है या अधार्मिक है, ऐसा नहीं है हमारे पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ। इसके बाद देखते हैं लोकतंत्र। हमने देखा लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, इसलिए जो प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? सरकार को। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में भी कैसा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े बड़े देशों में अपनाया जाता है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी भाषा, लिंग, भाषा, संस्कृति, कला जो होती है वो बहुत अलग अलग होती है। वहाँ पर बहुत अलग अलग भाषाई लोग निवास करते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना संभव नहीं है। हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र का मतलब है जब सरकार वंशानुगत न होकर के कैसी हो? निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो, उसे कहते हैं लोकतंत्र। गणराज्य। देखो गणराज्य सीधे सीधे किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यानी राष्ट्रपति से संबंधित है। हमारे देश में क्या है कि जब देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के, जब देश का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा चाहे तो प्रत्यक्ष चुने चाहे वो अप्रत्यक्ष भी चुन सकता है, परंतु कैसे? एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र गणराज्य कहते हैं। गणराज्य की जो अवधारणा है राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। गणराज्य का मतलब है कि देश का राष्ट्र प्रमुख जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं? गणराज्य। देखो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्योंकि गणराज्य क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की जो प्रमुख है, रानी या महारानी, वो उसका निर्वाचन नहीं होता, वो क्या होती है? वंशानुगत होती है। ये देखा। इसके बाद हमने प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको देखा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। तो हमने देखा 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनको तीनों को क्रम से कैसे याद रखेंगे? पहले समाज था, फिर समाज के बाद क्या आया? धन आया, मनी आई, और मनी तो फिर सारी बातें किसकी होने लगती हैं? राजनीति की बातें होने लगती हैं। इसके बाद हमने देखा कि इन 3 न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर है? तो हमने बताया था अनुच्छेद 38 में इन 3 न्यायों का उल्लेख किया गया। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 38 में। इसमें कहा गया है राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा या स्थापना करेगा। ये कहाँ पर अपनाया गया है? ये भी अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करें स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? 5। और जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता हैं उनके लिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। विचार हमारे सबसे पहले कितने प्रकार की हैं? 5। याद कैसे रखोगे? सबसे पहले हमारे मन में क्या आया? विचार आया। जब विचार आया तो हमने उस विचार को किसी के सामने अभिव्यक्त किया, और जब विचार को अभिव्यक्त किया तो
उसे हमें उस पर क्या हुआ, विश्वास हुआ, या उसे हम पर क्या हुआ, विश्वास हुआ। जब विश्वास हो गया तो फिर हमने क्या, धर्म से कोई मतलब नहीं है, अपने अपने क्या मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। धर्म का हमने क्या कर दिया, आप किसी भी धर्म के हो तो सबसे पहले विचार आया, फिर उसे अभिव्यक्त किया अभिव्यक्त किया तो हमें उसमें क्या हो गया, विश्वास। फिर धर्म की बातें होने लगी, फिर धर्म की बातें हुई तो आपकी उपासना पद्धति क्या है, कैसे है, ये सारी चर्चाएं हुई, ये हमने देखा। अगर बात करें विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो हमने देखा अनुच्छेद 19 में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें समता या समानता इक्वलिटी, तो ये कितने प्रकार की हैं, दो। पहली है प्रतिष्ठा, सभी को अपने स्टेटस को बनाए रखने का क्या है, समानता है, और ये भी है कि वो दूसरे के स्टेटस में, उसकी प्रतिष्ठा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है साहब। इसके बाद हमने देखा अवसर की समानता, तो यानी जो समता है, दूसरी समता कौन सी है, अवसर की समता। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 16 में भी किया गया है प्रस्तावना के अलावा। तो प्रस्तावना के साथ साथ अवसर की समता का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 16 में। अब आती है व्यक्ति की गरिमा, यानी जो बंधुता है वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। पहली है व्यक्ति की गरिमा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को हम ऐसा भाईचारा बनाएं, ऐसा ब्रोदरहुड संस्कृति की स्थापना करें कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर क्या चोट पहुंचे। और इसका जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अधिकार के रूप में शामिल किया है। और इसके बाद बात करें राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो। हम बात करते हैं एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी संविधान ने क्या क्या प्रयास किए। पहला प्रयास तो यही है कि हमारे एक नागरिकता है। जब एक नागरिकता होगी तो हम क्षेत्र, राज्य, भाषा, इनसे ऊपर उठ करके हम कहेंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो हम कहेंगे क्या है, हम भारत के नागरिक। तो आप जहां कहीं भी जाओ, अगर आपसे पूछता है आप कहां से हो, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, तो देखो हम कहां से हैं, हम भारत से हैं। कहां के हैं, भारत के नागरिक हैं। इसलिए हमें राज्यों की नागरिकता नहीं है, हमें केवल भारत की नागरिकता है। राज्यों के तो हम क्या हैं, निवासी हैं। राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं। इसलिए हमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इस तरीके से हम इनको देखा। अब हमारा जो पॉइंट बचता है वो बचता है 26 नवंबर 1949 को ये वाला लागू होने की तिथि। अब इसको देखते हैं। अगला जो हमारा 4th नंबर का पॉइंट है वो क्या है, देखो वो पॉइंट है लागू होने की तिथि। क्या तिथि, लागू होने की तिथि। तो लागू होने की तिथि क्या है, देखो लागू होने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949 को हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या है, मिति, मार्ग, शीर्ष यहां ले लेते हैं, शुक्ल
शुक्ल सप्तमी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, कोष्टक हो जाता है बंद। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। देखो, जो हमारा संविधान 26 नवंबर को क्या हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से क्या हुआ, लागू हुआ। क्या हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से क्या हुआ, लागू हुआ। आंशिक का मतलब ऐसे तो नहीं संविधान का आंशिक मतलब, संविधान में तो क्या है, अनुच्छेद है। तो उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद, 16। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, यानी ये आती है कि प्रस्तावना जो तारीख है उसको कब अंगीकृत, यानी यहां से समझते हैं हम लास्ट में से। देखो, सवाल ये आएगा कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अब अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब क्या है, स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब लागू करना। और आत्मर्पित का मतलब है आत्माओं में सजाना। देखो साहब, आत्माओं में सजाना, यानी ये पूछा जाता है संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो डेट है 26 नवंबर 1949 को। अब उसमें अलग अलग ऑप्शन रखेगा, क्वेश्चन होगा संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो उसकी डेट क्या होगी, उसकी डेट होगी 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 13 मई 1952 को। तो उसमें आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को। अब क्या होता है, कभी कभी वो ये डेट न रख करके वो जो हिंदी महीनों वाली डेट है वो रखता है। जैसे लिखता है मिति फागुन शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। इस तरीके से डेट अलग अलग ऑप्शन बनाएगा अपने, किसी में चैत्र रख देगा, किसी में बैसाख रख देगा। तो हमें क्या है, देखो जो हिंदी महीना होते हैं उन्हें बोलते हैं मिति, और जो 12 महीने होते हैं उनमें एक महीना होता है मार्गशीर्ष। कौन सा होता है, मार्गशीर्ष। तो प्रत्येक जो हिंदी महीना होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं, 2, कृष्ण और शुक्ल। तो उस समय 26 नवंबर 1949 को कौन सा पक्ष था महीने का, तो वो था शुक्ल पक्ष। तिथि कौन सी थी, एकम द्वितीया, तो कौन सी थी, सप्तमी। और उस समय संवत कौन सा चल रहा था, विक्रम संवत के अनुसार कौन सा संवत था, तो वो था 2006। देखो हमारा जो विक्रम संवत है, क्या है, विक्रम संवत इस अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा 57 वर्ष आगे चलता है। क्या करता है, 57 वर्ष आगे चलता है। कितने ईयर, 57। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 1949 है,
इसमें कितना जोड़ेंगे 57, तो क्या आ गया 2006। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, वो चल रहा है 2020। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 57, तो कितना आ गया 2077। तो विक्रम संवत के अनुसार, हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो वो ईयर कौन सा है 2077 चल रहा है वर्तमान में। इस तरीके से अगर आपसे पूछता है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर कब किया गया, तो वो कब किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस तरीके से हमने देखा। परंतु देखो हमारा संविधान का एक अनुच्छेद है 394, कौन सा है 394, वो क्या कहता है उसको देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। देखो 394 में 2-3 बातें लिखी हैं। अनुच्छेद है हमारे संविधान का 394। इसमें एक बात तो यही लिखी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या लिखी है साहब, ये लिखी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन कौन से संविधान के 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद 60 राष्ट्रपति शपथ लेगा, 324, 366, 367 और 379, 380, 388 और 391, 392 और 393। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो जो अनुच्छेदों की संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है 15, और मैं क्या कह रहा हूं इस दिन कितने लागू हुए 16। तो देखो 15 तो ये है। अब कॉन्सेप्ट को समझो, ये बात लिखा रही है 394। तो देखो जब तक 394 लागू नहीं होगा, जब तक 394 लागू नहीं होगा तो क्या अनुच्छेद ये लागू होंगे नहीं। तो इसमें जो लिख रहा है वही तो लागू होगा, उसी को आधार मानेंगे। तो ये क्या होगा 15 + 1 बराबर कितने हो गए 16। तो कितने अनुच्छेद लागू हुए को 16 अनुच्छेद लागू होंगे, ये बात लिख दी इसने। दूसरी बात क्या लिखता है साहब, ये दूसरी बात लिखता है इसमें क्या, दूसरी बात ये लिखता है कि दूसरी बात ये लिखता है कि शेष संविधान, क्या लिखता है शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो ये अनुच्छेद तो कब लागू हो गए 26 नवंबर 1949 को। बाकी के जो बचे वो कब लागू हुए 26 जनवरी 1950। यानी दो बातें हुई कि जो भाई इनके अलावा जो भी संविधान बचेगा वो कब लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब एक अनुच्छेद और है साहब संविधान का, इसमें 394 एक प्रावधान ये है, इसमें अगला जो प्रावधान है नंबर 3 ये है कि संविधान का प्रारंभ का दिन या स्टार्टिंग दिन 26 जनवरी 1950 होगा। क्या होगा 26 जनवरी 1950 होगा। यानी संविधान का प्रारंभ का दिन कौन सा होगा 26 जनवरी 1950। तो संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, हम कह सकते हैं आंशिक रूप से लागू हुआ कब
26 नवंबर। अब एक वर्ड आता है कि लागू कब हुआ, केवल आता है लागू कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा 26 जनवरी 1950। पूर्णतः लागू कब हुआ, तो भी आंसर क्या आएगा 26 जनवरी 1950, जनवरी 1950। संविधान के अनुसार उसके प्रारंभ का दिन क्या होगा, तब भी आंसर क्या होगा 26 जनवरी 1950। इस तरीके से हमने प्रस्तावना को पढ़ा। इसके बाद प्रस्तावना के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ कथन हैं, उन्हें देख लेते हैं। बहुत सारी हैं पर हम तो केवल कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखेंगे। देखते हैं सब। जैसे हम बात करें नंबर 1, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। इन्होंने क्या कहा, इधर से देखेंगे थोड़ा सा। इन्होंने कहा नंबर 1 ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, वह सबसे सम्मानित भाग है। ठीक है, ये कहा। देखो एक दूसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो दूसरे का नाम है डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। क्या कहा, इन्होंने भी इस प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। अगर बात करें के एम मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। क्या कहा, कुंडली कहा, या जिसे बोलते हैं की नोट कहा। इसके बाद लेके N.A. पालीवाला नाम है इनका पूरा। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इस तरीके से संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कुछ क्या हैं, कथन हैं। क्या है, कथन हैं। इस तरीके से हमने इसको देखा। और आगे की अगर हम चर्चा करें तो कुछ संविधान की जो क्रांतियां हैं, जैसे रूसी क्रांति से क्या लिया, फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया, इनको हमें देखते हैं। तो देखो एक बार देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ठाकुरदास भार्गव है। आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा कहा। क्या कहा, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। क्योंकि जिस तरीके से शरीर में आत्मा होती है, उसी तरीके से संविधान में क्या है,
जिस उसी तरीके से संविधान में प्रस्तावना एक आत्मा के रूप में कार्य करती है। एन.ए. पालीवाल ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। यानी अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लें, एक परिचय पत्र है, अगर प्रस्तावना को पढ़ लें तो वो प्रस्तावना ही पूरे संविधान के बारे में क्या जानकारी दे देती है, हमें उसकी पूरी जानकारी दे देती है। ये कौन कहते हैं, एन.ए. पालीवाल। अगर बात करें के.एम. मुंशी, तो जो के.एम. मुंशी हैं वो कहते हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान की क्या है, राजनीतिक कुंडली है। क्या है, राजनीतिक कुंडली। जैसे हमारी जो कुंडली होती है, उस कुंडली को देख करके जो ब्राह्मण होते हैं या उसके विशेषज्ञ होते हैं वो ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति की जीवन यात्रा क्या होगी, इसके जीवन में क्या क्या समस्या आएंगी, ये किससे बता देते हैं, उसकी कुंडली से बता देते हैं। इसलिए के.एम. मुंशी कहते हैं कि अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लें तो हमें इससे पता लगता है कि हमारा संविधान भविष्य में कैसा होगा, क्या उसके लक्ष्य होंगे, क्या उद्देश्य होगा, किन किन को वो कैसे कैसे प्राप्त करेगा। इन सारी बातों का सबका हमको पता कहाँ लगता है, प्रस्तावना में लग जाता है। ये कौन कहते हैं, के.एम. मुंशी साहब कहते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि क्रांतियों से हमने क्या क्या लिया। देखो नंबर 1 लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, अगर इससे हम बात करें तो हमारी जो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो जोड़े गए स्वतंत्रता। कौन कौन से जोड़े गए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। बंधुता शब्द कहां से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कहां से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। अगर हम रूस की क्रांति की बात करें, किसकी क्रांति की बात करें, रूस की क्रांति, तो जो रूसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। और बात करें रूसी क्रांति, रूसी क्रांति ये हुई थी दोस्तों 1917 में। इससे हमने जो शब्द लिया है वो शब्द लिया है क्या, देखो रूस हम बात करें तो जैसे रूस में क्या, रूस में न्याय के लिए लड़ाई हुई थी। किसके लिए लड़ाई हुई थी, न्याय। तो जो न्याय है रूस से क्या लिया है हमने, न्याय। कौन कौन से न्याय, सामाजिक और जो आर्थिक न्याय हैं वो हमने कहां से लिए, रूस से लिए। अगर बात करें जैसे आयरलैंड से, आयरलैंड से हमने जो शब्द लिया है वो जो बंधुता है, क्या है, पहली बात तो बंधुता शब्द हमने कहां से लिया है, देखो यहां से भी प्रभावित है और यहां से भी प्रभावित है, परंतु प्राथमिकता रूसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति को देनी है। और जो हमारा शब्द है कौन सा, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित व आत्मर्पित। आत्मर्पित वाले जो शब्द हैं वो कहां से लिए हमने, वो हमने आयरलैंड की संविधान से ग्रहण किए हैं। अगर हम बात करें देखो गणराज्य, तो जो हमारा गणराज्य है वो गणराज्य शब्द कहां से लिया है, तो गणराज्य की बात करें तो गणराज्य भी कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है जो सेम टू सेम फ्रांस जैसे ही है, किसके जैसे है, फ्रांस जैसे ही है। इस तरीके से हमारी प्रस्तावना क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि देखो हमने प्रस्तावना को पूरी तरीके से पढ़ा है, ऐसी किसी को नहीं छोड़ा जो प्रस्तावना से सवाल बनते हैं, और काफ़ी वीडियो हो गए इस पर लेकर के, परंतु हमने चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दो, चाहे आरपीएससी दो, चाहे इंटरव्यू दो, चाहे मेंस दो,
हमें प्रस्तावना को अगर मेंस में ऐसे नहीं लिखना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज का मतलब वो उस समय की बात कर रहे हैं, आज 26 नवंबर 1949 को कोष्टक में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रम कोष्टक बंद। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो हो गई रटने वाली बात। आपको अगर प्रस्तावना को, जैसे मैंने बताया कि प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, तो देखो किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को। तो देखो अगर हम बात करें भारत शब्द कितनी बार आया है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया देखते हैं। तो भारत शब्द 2 बार आया है, ये भी पूछ सकता है, तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। पहली लाइन में ही आया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो भारत शब्द पहली लाइन में कितनी बार आ गया? 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार। नागरिक शब्द कितनी बार आया है? 1 बार। और लोग शब्द कितनी बार आया है? तो लोग शब्द कितनी बार आया है? देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 1 बार। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा न्याय? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। तो देखो, लोग शब्द भी कितनी बार आया है? 1 बार आया है। लोग शब्द भी कितनी आ रहा है? 1 बार आया है। और नागरिक शब्द कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। अगर बात करें प्रस्तावना में शब्द कितने हैं, प्रस्तावना में शब्द, तो उन प्रस्तावना में शब्द, तो शब्दों की संख्या है कितनी? 85। और ये किनसे हुए? जो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश वर्जन है उसमें है। किसमें? इंग्लिश वाले में। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।